हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो टॉपिक वाइज स्पेशल टेस्ट स्टार्ट कर रखा है बिहार एसआई के लिए, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 10। इससे पहले जो है वो 9 सेट्स जो है वो ऑलरेडी टॉपिक वाइज का अपलोडेड है। साथ ही साथ बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट भी जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अभी तक यह जो टेस्ट सीरीज का जो 9 पार्ट है उसमें हम लोग ऑलमोस्ट प्राचीन भारत तो पूरा ख़त्म कर लिया, मध्यकालीन भारत भी जो है वो अब ख़त्म पे है, और इसके बाद फिर हम लोग आधुनिक भारत जो है वो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज में। आज का जो हमारा टॉपिक है टेस्ट सीरीज नंबर 10 का, वो है मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगलकालीन साहित्य, मुगल काल में विविध सिख संप्रदाय, मराठा राज और संघ मुगल साम्राज्य का विघटन और विविध पर आधारित यह क्वेश्चन होगा। मतलब मध्यकालीन भारत का ये लास्ट वीडियो होगा। टेस्ट सीरीज नंबर 11 जो होगा वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 11 से, क्योंकि 11 से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था। तो माल जो है वो भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो वो मुगल सम्राट था जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। देखिए तंबाकू लाया कब गया था? तंबाकू जो है वो 1605 में लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, और फिर 1617 में जहांगीर के द्वारा उसको निषेध कर दिया गया था, क्योंकि ये इतना व्यापक तौर पर फैल गया था कि मजबूरन जहांगीर को इसको बंद करना पड़ा था। आगे कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है। तो मदद मास जो है वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को इंगित करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको मिल्क भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों में रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो यह किसने चलाया था? अकबर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो सिक्का होता था वो संसद था, वो सोना का सिक्का था, और स्वर्ण का सबसे प्राचीन सिक्का जो होता था वो इलाही कहलाता था। तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो मुगल शासन में जो तांबे का सिक्का हुआ करता था वो दाम कहलाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दाम कहलाता था। लेकिन मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो चांदी का सिक्का था। ठीक है, तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, लेकिन मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का अगर आधार पूछे तो वो चांदी का रुपया था। आगे कह रहा है कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण करने का तरीका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें वास्तविक उपज का बंटवारा जो है वो राज और कृषक के बीच होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ जो है वो हुमायूं के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं के द्वारा। हुमायूं का टेनवर था 1530 से लेकर 1556 तक। वहीं एक चीज़ और याद रखिएगा, हुमायूं जो था वो ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था? तो कालीघाट पर नहीं पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कालीघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है वो अबूर समद के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो दास्तान ए अमीर हमजा था, इसमें करीबन 1375 चित्र थे, और यह जो था वो हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में जाकर फिर पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? तो यह जो है वो चित्रकला का विभिन्न शैलियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य जो है वो बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब जो था वो बीना बजाने में दक्ष था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बीना बजाने में। लेकिन ध्यान रखिएगा, औरंगजेब जो था वो संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दिया था। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तो तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। एक चीज़ और याद रखिएगा, तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था।
आगे कह रहा है कि गुलबदन बेगम जो थी वो पुत्री थी, तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे थे? तो यही गुलबदन बेगम ने लिखा था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं नामा में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह जो है वो महामनगा के द्वारा स्थापित किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महामनगा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना का, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खान खाना। ध्यान रखिएगा अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनवर सुहाइली नामक ग्रंथ जो है वो निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो यह जो है वो पंचतंत्र का अनुवाद है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र का अनुवाद है। और अबुल फजल जो है वो संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम जो था वो अनवर सुहाइली रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो मुगल काल में फारसी जो थी दरबारी भाषा हुआ करता था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। आगे कह रहा है कि नस्तालीक है, तो नस्तालीक की अगर बात करते हैं तो यह एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तालीक से एक चीज़ याद रखिएगा, जो मुगल बादशाह औरंगजेब जो था वो नस्तालीक और शिकस्त लिखने में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? तो रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना जो है वो कवि केशव दास के द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केशव दास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको जो है वो बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो यह किसको कहा जाता था? सूरत के बंदरगाह को कहा जाता था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत के बंदरगाह को कहा जाता था। क्योंकि देखिए मुगल काल में जो यह सूरत बंदरगाह मतलब गुजरात वाला जो बंदरगाह था वहाँ से होकर ही हज यात्री जो है वो मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसीलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया, तो मुगलों ने नौरोज का त्यौहार जो है वो पारसियों से, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पारसियों से। नौरोज का त्यौहार जो है वो ईरान फारस से लिया गया था, यह एक राष्ट्रीय त्यौहार था, यह जो था वो 19 दिनों तक मनाया जाता था और बलबन जो था वो फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था, तो अमृतसर नगर को गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे वो सिखों के चौथे गुरु थे और इन्होंने गुरु पद को भी पैतृक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो यह बात कर रहा है रामदास की, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास। गुरु रामदास की पत्नी जो थी बीबी भानी उन्हीं को अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी भूमि और उसी पर अमृतसर का शहर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो संत रामदास को औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के शासनकाल से। आगे कह रहा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। वहीं गुरु अर्जुन देव से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। आगे कह रहा है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह जो है वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। ये जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। और वहीं हम लोग अगर आदि ग्रंथ की बात करते हैं तो सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 5 गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास के उपदेश जो हैं वो समाहित हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा जो है वो अवस्थित है? तो किस स्थान पर है?
यह हेमकुंड में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमकुंड। हेमकुंड है कहाँ? ये उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। क्लियर है? आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा जो है वो सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यह जो है वो गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण। वहीं याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, और इनकी मृत्यु जो है वो नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो औरंगजेब जिम्मेदार है गुरु तेज बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ये 21 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, और इनका जन्म जो था वो 1666 में पटना में हुआ था। आगे कह रहा है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो खालसा के संस्थापक गुरु थे वही गुरु गोविंद सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना जो है वो यही गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे यानी 10वें गुरु थे, उनके द्वारा 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खालसा पंथ जो है वो कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो खालसा पंथ कब प्रारंभ हुआ था? 1699 में, तो लगभग 300 वर्ष पहले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण जो है वो सही है? धार्मिक चेतना, हाँ बिल्कुल। राजनीतिक जागृति भी, उच्च नेतृत्व शक्ति भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी जो है वो मुगलों को 1659 में सलहार के युद्ध में हराया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सलहार। आगे कह रहा है कि वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वह कौन सेनानायक था? अफजल खान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अफजल खान। और फिर शिवाजी जो थे वो 10 नवंबर 1659 को अफजल खान की हत्या जो है वो कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो यह भागने के समय आगरा में कैद थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा के समय में। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वो 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी की राजधानी जो थी वो रायगढ़ में थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो अष्टप्रधान नाम की जो मंत्रिपरिषद थी वो मराठा प्रशासन में ही हुआ करता था, और इसमें पेशवा का पद जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मराठा प्रशासन में। आगे कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? तो उसको सुमंत या फिर दबीर बोला जाता था। क्लियर है? सुमंत या फिर दबीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी के मंत्रिपरिषद के राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। आगे कह रहा है संभाजी के बाद, संभाजी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे। तो संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो संभाजी के बाद किसने बनाया था? तो यह जो है वो बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ ने। आगे कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु कब? 1707 में। तो उसमें मराठा नेतृत्व किसके हाथ में? ताराबाई के हाथ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वो कौन थी? तो वो थी ताराबाई ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई। ताराबाई थी कौन? ताराबाई राजा राम की पत्नी थी, और राजा राम का टेनवर कब से कब तक था? 1689 से लेकर 1700 तक।
ठीक है। और इसके बाद फिर राजा राम की मृत्यु हो जाती है। फिर उसकी जो विधवा पत्नी है ताराबाई, वो अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाती है और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो अपने यहाँ जारी रखती है। आगे कह रहा है कि किसके समय से मराठा राज नाचीज हो गया और पेशवा जो है वो वास्तविक शासक हो गया। तो ये किसके समय से हुआ? ये बालाजी बाजीराव के समय से ही हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव। आगे कह रहा है कि सरंजामी प्रथा जो है वो किससे संबंधित है? तो यह प्रथा जो है वो मराठा की एक भू राजस्व प्रथा हुआ करती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। आगे कह रहा है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वो कौन थे? वो थे काशीराज पंडित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काशीराज पंडित। पानीपत की तीसरी लड़ाई आप लोगों को पता ही होगा कि 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाव के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई थी, जिसमें कि मराठों की बुरी तरह से हार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो अभी हम लोगों ने देखा कि किसने मराठों को हराया, तो मराठों को हराया अफगानों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानों ने। आगे कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है वो यह युद्ध जो है वो लड़ा गया था। कब? 1761 में। आगे कह रहा है कि पानीपत की तीसरा युद्ध लड़ा गया था तो कब? 14 जनवरी 1761। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि मोडी लिपि का प्रयोग जो है वो किसके विलेखों में किया जाता था? तो मोडी लिपि, विलेखों का मतलब समझते हैं क्या होता है? विलेखों का मतलब आप मान के चलिए प्रपत्रों। तो मोडी लिपि का प्रयोग जो है वो किसके प्रपत्रों में किया जाता था? तो मराठा के प्रपत्रों में किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मराठा। आगे कह रहा है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम ने संभाला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह प्रथम ने। देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब का 3 बेटा होता है, उसमें एक बेटा का नाम होता है मुअज्जम, और वही मुअज्जम जो था वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभालता है और 1707 से लेकर 1712 ईस्वी की अवधि में वो शासन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह प्रथम। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान किया था? तो यह किसने किया था? यह किया था फर्रुखसियार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियार। आप लोग पढ़े भी होंगे कि 1717 में फर्रुखसियार जो है वो एक फरमान जारी करता है जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार की जो है वो पुष्टि कर देता है। आगे कह रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। और मयूर सिंहासन बनवाया किसके द्वारा गया था? तो यह जो है वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। आगे कह रहा है कि किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं की एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो यह मोहम्मद शाह के ही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह। मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग इसे रंगीला बादशाह भी कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसको नहीं दाखिल होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय का जो टेन्योर था 1759 से लेकर 1806 तक था। और आप लोगों को याद ही होगा कि इसी के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, इसके पिता का नाम क्या था? तो बहादुर शाह के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर शाह द्वितीय। कह रहा भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो था वो अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? सआदत खां था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सआदत खां। देखिए 1857 की क्रांति होती है, उसमें भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया जाता है और उसको फिर रंगून भेज दिया गया था। आप पढ़े होंगे ये, इसमें जब अंतिम मुगल सम्राट फिर इसी के कारण कौन रह जाता है? बहादुर शाह जफर रह जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो था वो था चिनकलीज खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसकी स्थापना कब? 1784 में चिनकलीज खान के द्वारा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है वो की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो यह किसने बनवाया था? जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जय सिंह द्वितीय ने। इसने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर में भी वेधशालाएँ जो हैं वो बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा जो है वो भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो वो था जब्त प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ क्वेश्चंस विविध से हैं जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट टॉपिक है मध्यकालीन भारत का। इसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत। तो कल के बाद का जो वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए फिर कल के बाद से भी रेगुलर आप लोगों को वीडियो अभी प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम भी जो है वो आप लोगों का अब नज़दीक आ चुका है। तो अब आप लोगों को मेहनत भी जो है वो कुछ ज़्यादा ही करना होगा। चलिए आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मैच करने के लिए कह रहा है एलिफेंटा किससे मैच करेगा? गुफा से मैच करेगा। श्रवण बेलगोला की बात कीजिएगा तो ये मूर्ति के साथ मैच करेगा। खजुराहो की बात कीजिएगा तो ये मंदिर के साथ मैच करेगा। और सांची की बात कीजिएगा तो ये स्तूप के साथ मैच करेगा। इस तरह से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि नीचे ये भी सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड ऐतिहासिक स्थल हैं, दूसरे साइड राज्य दिए गए हैं। भीम बेटिका की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। शेर टेम्पल की अगर बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है। हम्पी कर्नाटक में है। और मानस जो है वो असम में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? तो यह एलोरा की गुफाएं की अगर बात कर रहा है। एलोरा की ये सुमेल नहीं है, क्योंकि एलोरा की गुफाएं जो है वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। फिर कह रहा है मीनाक्षी मंदिर पल्लव, ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर जो है वो पांडवों के द्वारा बनाई गई थी। खजुराहो मंदिर चंदेल सुमेलित है। महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट, ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि महाबलीपुरम के जो मंदिर है वो पल्लव शासकों के द्वारा निर्मित करवाया गया था। खजुराहो सही है, इसका स्थापना जो है वो चंदेलों के द्वारा ही करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए कह रहा है बैजनाथ धाम किससे मैच करेगा? शिव मंदिर से मैच करेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सारनाथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह किसके साथ मैच करेगा? बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल के साथ सारनाथ जो है वो मैच करेगा। फिर उसके बाद है दिलवाड़ा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो किसके साथ मैच करेगा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर के साथ मैच करेगा। और फिर एक है बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ जो है वो विष्णु मंदिर के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे फिर से सुमेलित करने के लिए कह रहा है सूर्य मंदिर किसके साथ मैच करेगा? ये कोणार्क के साथ मैच करेगा। लिंगराज मंदिर की बात करते हैं ये भुवनेश्वर के साथ मैच करेगा। हवा महल की बात कीजिएगा तो यह जयपुर के साथ मैच करेगा। और गोमतेश्वर की प्रतिमा की बात कीजिएगा तो यह कर्नाटक के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है फिर से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है नालंदा की अगर बात कीजिएगा तो यह विश्वविद्यालय के साथ मैच करेगा। सारनाथ की बात कीजिएगा अशोक स्तंभ के साथ मैच करेगा। सांची की बात कीजिएगा स्तूप के साथ मैच करेगा। कोणार्क सूर्य मंदिर के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है यह आपको बताना है। कह रहा है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित किया था। यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है चोलों ने दक्षिणी पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो गुप्त जो है वो किससे मैच करेगा? देवगढ़ से मैच करेगा। चंदेल जो है वो किससे मैच करेगा? खजुराहो से मैच करेगा। चालुक्य की बात कीजिएगा तो यह बादामी के साथ मैच करेगा। और पल्लव जो है वो पनमले के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो संगम पतन पश्चिमी तट पर कोरके नहीं स्थित है, पुहार भी नहीं स्थित है, टोंडी और मुसैरी जो है वो स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4। देखिए पेरिपल्स ऑफ द एथीरियन सी नामक पुस्तक के अनुसार पश्चिमी तट के प्रमुख जो बंदरगाह हैं वो है
नौरा, टोंडी, मूसरी, नेलसिंडा, ये सब जो है वो इसकी प्रमुख बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए चालुक्य की अगर बात करते हैं तो यह बादामी के साथ मैच करेगा। पल्लव की अगर बात कीजिएगा तो यह कांचीपुरम के साथ मैच करेगा। हर्ष की अगर बात कीजिएगा कन्नौज के साथ मैच करेगा। और पांडे की अगर बात कीजिएगा तो ये जो है वो मदुरई के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करते हैं तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ से मैच करेगा? मदुरई से मैच करेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं वेंकटेश्वर मंदिर की तो वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमल आंध्र प्रदेश के साथ मैच करेगा। उसके बाद है महाकाल मंदिर, तो महाकाल मंदिर उज्जैन से। और बेलूर मठ जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो वेंकटेश्वर मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये तिरुमल के साथ मैच करेगा। महाकाल मंदिर जो है वो उज्जैन के साथ और बेलूर मठ जो है वो हावड़ा के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी, यह पूछ रहा है। अमरकोश लिखी गई थी, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा रक्षा, सब लिखा गया था गुप्त काल में ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 और 4 चारों। कह रहा सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने कीजिए। पाणिनि की अगर बात करते हैं तो ये अष्टधाई के साथ मैच करेगा। वात्सायन की अगर बात कीजिएगा तो यह कामसूत्र के साथ मैच करेगा। चाणक्य की अगर बात कीजिएगा तो अर्थशास्त्र, और कलहन की बात कीजिएगा तो राजतरंगिणी के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे एक साइड लेखक हैं, दूसरे साइड रचनाओं के नाम लिखे हैं। भारबी की अगर बात कीजिएगा तो इनकी रचना कौन है? इनकी रचना है किरातजूडनियम। हर्ष की अगर बात कीजिएगा तो हर्ष की रचना कौन है? नागानंद। फिर कालिदास की अगर बात करते हैं तो कालिदास मैच करेगा मालविकी मित्रम के साथ। और राज शेखर जो है वो कर्पूर मंजरी के साथ जो है वो मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। विशाख दत्त की अगर बात कीजिएगा तो विशाख दत्त जो है वो नाटक के साथ मैच करेगा। बारहमिहिर की अगर बात कीजिएगा तो खगोल विज्ञान के साथ मैच करेगा। चरक की बात कीजिएगा तो चिकित्सा के साथ मैच करेगा। और ब्रह्मगुप्त की बात कीजिएगा तो यह गणित के साथ मैच करेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड दरबारी कवि हैं, दूसरे साइड राजा है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ। कालिदास की अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। हरिसेन की बात कीजिएगा तो समुद्रगुप्त के साथ। और बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, आपसे यह पूछ रहा है। कालिदास रघुवंश सुमेलित है। भास स्वप्न शब्दतम सुमेलित है। सुबंधु कादम्बरी ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कादम्बरी नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना जो है वो बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। तो यहाँ सही ये नहीं है। और हर्ष रत्नावली ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पूछ रहा है कि कौन जो है वो सही सुमेलित है। तो देखिए, मृच्छकटिकम शूद्रक सही सुमेलित है। बुद्धचरित वसुबंधु ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि बुद्धचरित की रचना आप लोग पढ़ ही रखे होंगे कि यश घोष ने किया था। क्लियर है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और हर्षचरित बाणभट्ट सही है। मतलब 1, 3 और 4 जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए एक साइड ग्रंथकार हैं, दूसरे साइड मूल ग्रंथ दिया हुआ है। बारहमिहिर की अगर बात कीजिएगा तो ये बृहद संहिता के साथ मैच करेगा। विशाख दत्त की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो देवी चंद्रगुप्तम के साथ मैच करेगा। शूद्रक की अगर बात कीजिएगा तो ये मृच्छकटिकम के साथ मैच करेगा। और बिल्हन की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो विक्राम देव चरित्र के साथ जो है वो मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक साइड रचनाएं हैं, दूसरे साइड विषय दिया गया है। तो कह रहा है कि अष्टांग संग्रह जो है वो आयुर्विज्ञान के साथ मैच करेगा। 10 रूपक की अगर बात करते हैं तो 10 रूपक जो है वो नाट्य कला के साथ। लीलावती की अगर बात करते हैं तो लीलावती गणित के साथ। और महाभास की अगर बात करते हैं तो यह व्याकरण की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कर्पूर मंजरी हर्ष, यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कर्पूर मंजरी नामक जो पुस्तक थी उसके पुस्तक के लेखक रचना जो है वो राजशेखर के द्वारा किया था। और राजशेखर थे कौन? राजशेखर गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे। तो यही इसका सही आंसर होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88, एक साइड लेखक हैं, दूसरे साइड ग्रंथ जो है वो आपको मैच करना है। सर्व वर्मा की अगर बात करते हैं तो ये कांतरंत के साथ मैच करेगा। शूद्रक की अगर बात कीजिएगा तो ये मृच्छकटिकम के साथ। विघ्नेश्वर की बात कीजिएगा तो मिताछारा के साथ। और कलहन की बात कीजिएगा तो राजतरंगिणी के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन एक जो है वो सुमेलित नहीं है, या आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि अब्दुल रहमान, तो हमीर रासो, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हमीर रासो नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? वो सांगर देव के द्वारा किया गया था, अब्दुल रहमान के द्वारा नहीं। तो ये गलत है। बाद बाकी चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो सही है, जागनिक आध्याखंड सही है, नरपति नाल बीसल देव रासो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा विघ्नेश्वर, हाँ ये बिल्कुल थे। हिमाद्री भी थे। जीमूत वाहन ये भी थे। वहीं अगर बात करते हैं राजशेखर की, तो राजशेखर नहीं थे। तो राजशेखर तो अभी हम लोग देखे ही कि राजशेखर जो थे वो गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के प्रथम और उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में राजधानियाँ दी गई हैं। तो प्रतिहार की अगर बात कीजिएगा तो कन्नौज के साथ मैच करेगा। चोल की अगर बात कीजिएगा तो तंजौर के साथ मैच करेगा। परमार की अगर बात करते हैं तो यह धार के साथ मैच करेगा। और सोलंकी जो है वो अहिलबाड़ के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ये बिल्कुल सही है। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना कर जाता है, ये गलत है। वो सिर्फ धन पान लूटने आया था, उसको शासन उसन से कोई मतलब नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। एक है चंगेज खान, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी और उसके बाद है फिर तैमूर। देखिए महमूद गजनबी की बात कीजिएगा तो ये भारत पर 1000 से लेकर 10,026 के मध्य 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में हुआ। चंगेज खान जो था वो 1162 से लेकर 1227 तक एक मंगोल शासक था। और तो फिर आप इसको अरेंज कर लीजिए। अच्छा, एक और बचा तैमूर। तैमूर जो था वो 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसको अगर अरेंज कीजिएगा तो सबसे पहले होगा महमूद गजनबी, फिर होगा मोहम्मद गोरी, फिर उसके बाद होगा चंगेज खान और फिर उसके बाद होगा तैमूर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन ने दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति, अच्छा अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान जो थे वो धन प्राप्ति के अभियान थे, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये गलत है। ये क्योंकि दक्षिण अभियान जो थे इसके धन प्राप्ति के अभियान थे। तो इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी। ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, ये बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने क्रिस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीनों की माल गुजारी वसूल की थी, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कह रहा है उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था, ये गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया था, ये सही है। मतलब 1 और 3 जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, ये बिल्कुल सही है। और कह रहा है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये गलत है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ए सही है और आर जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाता था। मोहम्मद बिन, तो ये बिल्कुल सही है। एक नया सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता के द्वारा दिनार कहलाया था। फिर आगे कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, ये गलत है। तो यहाँ ए सही है, मतलब ए सही है और आर जो है वो गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई है, बिल्कुल सही है। मोहम्मद तुगलक की मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, ये भी बिल्कुल सही है। और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर जो है वो दोनों सही है, परंतु और आर जो है वो सही व्याख्या भी है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम क्रमबद्ध कीजिए। कालानुक्रम जो है वो आपको सजाने के लिए कह रहा है। तो देखिए, सही क्रम की अगर बात कीजिएगा तो रुकनुद्दीन की अगर बात कीजिएगा तो 1236 ईस्वी, मुबारक खान की बात कीजिएगा तो 1316 से लेकर 1320, फिरोज शाह तुगलक की अगर बात कीजिएगा तो 1351 से लेकर 1388, और आलम शाह की अगर बात कीजिएगा तो 1445 से लेकर 1451। अब आप इसको सही से अरेंज कर लीजिए। सही से अरेंज कर लेने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।